हेलो गाइज़, मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं हमारे मैथ्स स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। गाइज़, आज जो हम पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। तो हमें क्या करना है कि इसमें हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन क्वेश्चंस के आने के। तो इन क्वेश्चंस को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इस टाइप से जैसे रूट 5 है या फिर रूट 3 है या फिर रूट 2 है या रूट 7 है, जितनी भी हमारी इरेशनल नंबर्स होती हैं इनको मतलब इरेशनल प्रूव करने के लिए जो हमारा मेथड होता है वो अप्रॉक्स एक ही जैसा मेथड होता है। जैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे इसी की तरह हमें उन्हें सारे क्वेश्चंस को भी करना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। अब देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे ये रूट 5 को प्रूव करवा रहा है हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रूट 5 को इरेशनल ना मानते हुए हम पहले उसे मान लेंगे कि ये क्या है, हमारी एक रैशनल नंबर है। जब हम इसे रैशनल नंबर मानेंगे फिर हम इस पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसे प्रूव, ये मतलब हमारा जो बीच में गलत प्रूव हो जाएगा। गलत कैसे प्रूव हो जाएगा कि वहाँ पे गलत प्रूव होगा कि ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। और जब ये रैशनल नंबर नहीं है तो इट मीन्स हमारा ये क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। तो यही क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है। तो इसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे क्या कह रहा है, रूट 5 है तो रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर प्रूव करवा रहा है। तो हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम क्या करेंगे, इसे अपोजिट मान लेंगे इसका कि ये एक इरेशनल नंबर नहीं है बल्कि क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो हम मानते हैं लेट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो हमारा रूट 5 हमने क्या मान लिया, एक हमारी रैशनल नंबर है। अब देखिए, रैशनल नंबर हमारी क्या होती है, हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया था कि रैशनल नंबर हमारी क्या होती हैं, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो दिस इम्प्लाइज रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, मान लिया हमने पी अपॉन क्यू है, क्योंकि इसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसे क्या माना है, रैशनल नंबर माना है। तो रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो इसे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। कैसे हैं, हमारे इंटीजर्स हैं। P एंड Q क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 और Q हमारा क्या नहीं है, 0। एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। अब देखिए, रूट 5 इज इक्वल टू हमने मान लिया P अपॉन क्यू है। ठीक है, तो P अपॉन क्यू है तो P और Q क्या है, हमारे कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। P और Q क्या है, हमारे कोई भी इंटीजर यहाँ पे हो सकते हैं। और Q क्या है, हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और P एंड Q कैसे होंगे, हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे। भाई, को प्राइम नंबर्स का मतलब हमारा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर ली 2, इसके फैक्टर करें क्या आएंगे, हमारे 2 और 1 आएंगे। ठीक है, एक नंबर लिए हमने 5, इसके फैक्टर क्या करेंगे, हमारे 5 इंटू 1 आएंगे। तो ऐसी कोई भी दो नंबर्स जिनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो वो नंबर्स हमारी क्या होती हैं, को प्राइम नंबर्स होती हैं। तो 2 और 5 कैसी हैं, हमारी को प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरीके से जब P और Q है यहाँ पे, तो जब हम P के अगर हम फैक्टर करेंगे तो P के फैक्टर आएंगे P इंटू 1 और Q के जो फैक्टर करेंगे तो वो क्या आएंगे, Q इंटू 1। इनमें क्या है, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसलिए P एंड Q कैसी हैं, हमारी को प्राइम नंबर्स हैं। और इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे आगे कि P और Q का 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर हम यहाँ पे आएगा। जब हम इस आगे सवाल को करेंगे तो वहीं पे हमारा कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होगा, तो वहीं से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे P एंड Q क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 की हमें क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है उसको हमें दोनों साइड का क्या करना है, स्क्वायर करना है।
तो चलिए इसके स्क्वायर करते हैं। तो देखिए जब इधर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 स्क्वायर, इधर हो जाएगा p/q का स्क्वायर। ठीक है, अब दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा हमारा p²/q²। ठीक है, देखिए जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5q² = p²। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम q² बराबर निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा, p²/5। ये क्या आ गया हमारा, p²/5 आ गया। ठीक है, अब देखिए एक ना हमारी थ्योरम होती है, थ्योरम हमारी क्या कहती है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे कोई नंबर है 25। ठीक है, 25 क्या है हमारा, 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो देखिए 5 से 25 कंप्लीट डिवाइड हो गया। इट मीन्स 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर भी क्या है हमारा, 5 से डिवाइड होगा। तो इट मीन्स क्या होता है कि जो हमारा 5 होगा वो भी हमारा किससे डिवाइड होगा, 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। कहने का मतलब अगर जैसे यहाँ पे p² है, p² 5 से कम्प्लीटली डिवाइड है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होगा, p भी 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 25 5 से पूरा पूरा कट रहा है, तो क्या है कि हमारा 5 भी 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। कहने का मतलब जैसे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर अगर हमारा 5 से पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हमारा क्या है, 5 भी हमारा 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस शोज दैट p² इज डिविजिबल बाई 5। p² क्या है हमारा, 5 से डिविजिबल है। ठीक है ना, हैंस p इज डिविजिबल बाई 5। क्या है हमारा, अगर p² हमारा 5 से डिविजिबल है तो p भी हमारा किससे होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल से हमने समझा भी, ये हमारी क्या है, एक थ्योरम होती है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो हमारी 5q² = p² है, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे हम समझते हैं। अब हमने क्या कहा इस लाइन में कि 5 इज़ डिविजिबल बाई p इज़ डिविजिबल बाई 5, इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हमने बोला p क्या है, 5 से डिविजिबल है। अब देखिए कोई भी अगर नंबर है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा यहाँ पे मान लीजिए 10 है, 10 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल होती है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10। तो क्या आता है हमारा, कोई भी एक यहाँ पे कांस्टेंट नंबर आता है। 2 कैसा है हमारा, एक कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। 2 हमेशा 2 ही रहेगा। 2 को हम कभी 3 या 1 के इक्वल नहीं रख सकते, 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहती है। तो इसी तरीके से जब भी हम p को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो हमारा क्या आएगा, कोई भी एक मान लिया कांस्टेंट नंबर k आएगा। क्या मान लिया हमने, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर k मान लिया। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे p डिविजिबल किससे है, 5 से है हमारा, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, p/5 इज इक्वल टू k, क्योंकि जब p 5 से डिविजिबल है तो डिवाइड करके कोई ना कोई कांस्टेंट तो आएगा, और वो कांस्टेंट हमने क्या एज्यूम कर लिया, वो हमने k मान लिया। ठीक है, वेयर k इज एन इंटीजर, कोई भी एक हमारा ये कैसा आएगा, इंटीजर नंबर आएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से दिस इम्प्लाइज, अगर हम यहाँ से इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p = क्या आ जाएगा हमारा, 5k आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये p = जो 5k है, ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इस p की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ p, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे हम, 2 में। ठीक है, तो इन इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 2। देखिए जब हम यहाँ पे रखेंगे तो 5q² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 5k। तो 5q² इज इक्वल टू, वहाँ पे p² है तो p की जगह हमने क्या रखा, 5k, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5k का स्क्वायर। ठीक है, देखिए दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पे,
5q² इज इक्वल टू 25k²। ये क्या हो जाएगा हमारा 25k² हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ से q² को, जब हम q² की यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो 5 हमारा यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 5 ज़ा 25। तो q² इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5k² हो जाएगा। ठीक है ना। अब जब यहाँ से 5k² है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इधर लिख दें इसे 5k² इज इक्वल टू q²। दिस इम्प्लाइज k² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q² अपॉन में 5। ये 5 कहाँ चला गया हमारा यहाँ पे डिवाइड में चला गया। देखिए इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे करा था कि हमारा क्या था p² इज डिविजिबल बाई 5 था, इसी तरीके से हमारे यहाँ पे फिर p भी डिविजिबल बाई 5 हो गया था। तो यही करने के लिए हमने इसे यहाँ पे ऐसा करा है। तो हमने क्या करा, जब यहाँ पे सेम लिखेंगे कि q² इज डिविजिबल बाई 5, हैंस q इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है ना। तो q क्या होगा हमारा, इससे डिविजिबल होगा। तो करते हैं इसे, देखिए यहाँ पे क्या है ये देखिए k² इज इक्वल टू q² अपॉन में 5। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस शोज दैट q² इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है। q² किससे डिविजिबल है 5 से, तो हैंस q इज डिविजिबल बाई 5। तो हमारा q भी किससे डिविजिबल होगा 5 से डिविजिबल होगा। अब देखिए हमने इसे यहाँ पे क्या माना था, इसे इक्वेशन नंबर 3 माना था। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। ठीक है ना। इसे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन नंबर 4 में q डिविजिबल बाई किससे है 5 से डिविजिबल है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 3 में p किससे डिविजिबल है 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 5 क्या है, q का भी एक कॉमन, मतलब q का भी एक फैक्टर है और p का भी एक फैक्टर है। इट मीन्स p एंड q का कैसा ये एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th we conclude that 5 is a common factor of both p and q। तो इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th से हमारा क्या है, 5 क्या है, p और q का कैसा है, हमारा एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है। बट देखिए हमने यहाँ पे बोला था कि p एंड q कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। तो को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या था कि p और q का 1 के अलावा यहाँ पे देखिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। ठीक है। बट अभी जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करा है, तो हमने यहाँ पे निकला के जो हमारा p और q है उसका 5 भी कैसा है, कॉमन फैक्टर है। ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होता है। ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है कि p और q कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट p and q are co-prime। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है। अब जब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन because of our wrong assumption। तो
ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हमारा हुआ है, ये किस वजह से कॉन्ट्रडिक्शन हमें हो रहा है? ये कॉन्ट्रडिक्शन इस वजह से हो रहा है कि जो हमने वहाँ पे रॉन्ग एजप्शन की थी, रॉन्ग एजप्शन हमने क्या की थी कि √5 कैसा है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट √5 इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, जब ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन किस वजह से हुआ कि हमने √5 को रैशनल नंबर माना है। ठीक है, जब ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, सो वी कंक्लूड दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जब एक कॉन्ट्रडिक्शन से हमें क्या पता चला कि जो हमने √5 को रैशनल नंबर माना था वो हमने रॉन्ग माना था। जब हमने उसे रॉन्ग मतलब एज्यूम किया था कि √5 कैसा है, हमारा एक रैशनल नंबर है, तो इट मीन्स क्या है, हमारा √5 एक इरेशनल नंबर है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यही क्या था, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड था। ठीक है ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे √5 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, √7 हो गया, इट मीन्स जितनी भी प्राइम नंबर्स अगर हमारे रूट में आ रही हैं तो वो हमारी क्या होती हैं, इरेशनल नंबर। और उन इरेशनल नंबर्स को ही वो हमें क्या कहता है, प्रूव करो कि कैसी हैं ये इरेशनल नंबर है। जब वो इरेशनल नंबर हमें प्रूव करवाएगा तो सभी में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन जैसे हमने सेम प्रोसेस इसमें हमने फॉलो करा है, सभी में सेम प्रोसेस ही फॉलो होगा। अगर वो √3 को प्रूव करवा रहा है तो जहां भी इस क्वेश्चन में √5 है वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा √3 हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.3 में है √5 के अलावा, तो वो क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को इजीली समझने के बाद। ठीक है, तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहीं पे फिनिश होता है। और इसी के साथ हमारी क्या है, वीडियो भी यहीं पे फिनिश होती है। ठीक है, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।